नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। अडानी ग्रुप के आज लिस्टेड 7 स्टॉक्स में से 6 स्टॉक्स जो हैं वो ग्रीन यानी कि हरे रंग में बंद हुए हैं। सिर्फ एक अडानी ट्रांसमिशन जो है वो -1 पॉइंट उसमें गिरावट आई है। बाकी जो स्टॉक्स हैं वो 1 से लेकर 2.5% तक आज चढ़े हैं। अडानी इंटरप्राइजेज ने जो मार्केट कैप के मामले में आज LIC और ITC दोनों को पीछे छोड़ दिया है। तो क्या गौतम अडानी की अब नज़र दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने पर है? उनकी जो कंपनियां हैं वो इतनी तेज़ी से लगातार क्यों भाग रही हैं? संदीप जी, ये जानना चाहते हैं हम आज आपसे। देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज उनकी फ्लैगशिप कंपनी है, इनकी ग्रुप की पेरेंट कंपनी है और उसका काम ही यही है कि नए नए बिजनेसेस को डेवलप करना और बाद में उसको डीमर्ज कर देना और बाद में उसकी लिस्टिंग करवा देना। जिस तरह से इनकी वैल्यू जो ग्रो कर रही है, जो आप कह रहे हैं कि ये सबसे अमीर आदमी बनने की वो है, तो इसी तरह से है कि ये धीरे धीरे अपने बिजनेस को डेवलप पे करते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज में होता है जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है और बाद में उसको डीमर्ज कर दिया जाता है और उनकी लिस्टिंग होती है। इस तरह से वैल्यू अनलॉकिंग का ये पूरा माजरा होता है। अडानी एंटरप्राइजेस की जो आप बात कर रहे हैं, 4.37 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ITC की बात करें तो 4.16 लाख करोड़ और LIC की बात करें तो 4.15 लाख करोड़ के आसपास ही आ चुका है। अब इसमें बढ़त क्यों हो रही है? अब क्यों इतना ज़्यादा एक्शन अडानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल रहा है? देखिए, एक महीने में ये करीब 50% के आसपास और 6 महीने में अगर आप देखें तो डबल हो चुका है। 25% एक महीने में और 6 महीने में 112%, 2 गुना से ज़्यादा की ग्रोथ आप देखिए इसमें हो चुकी है। 2-3 बड़ी वजह हैं। पहली बात तो ये है कि ACC अंबुजा का इन्होंने जो अधिग्रहण किया है उसमें अगर आप देखेंगे तो $10.5 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड था, जिसमें 31,000 करोड़ रुपए के आसपास के दोनों कंपनियों के 26% के ओपन ऑफर शामिल थे। लेकिन ठंडा रिस्पांस मिला क्योंकि जो ओपन ऑफर का प्राइस है उसके ऊपर प्राइजेस आगे थे ACC अंबुजा के, तो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला नहीं। इसलिए इनके जो टोटल एक्विजिशन कॉस्ट है वो $6.4 बिलियन के आसपास ही आई, यानी कि करीब करीब $4 बिलियन के आसपास की कमी आई है। इनको जो खर्च करना पड़ा है उसमें देखने को लिए आप रफली कह सकते हैं 30-32 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास कम खर्च करने पड़े हैं। तो उतना वजन नहीं आया, उतना कर्ज नहीं बढ़ेगा जितना एक्सपेक्टेड था। दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि ये 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करेंगे। 418 रुपए के आसपास उन्होंने वारंट कन्वर्जन की बात करी है और ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल में कैपेसिटी को डबल कर देंगे सीमेंट की। यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अडानी सबसे प्रॉफिटेबल सीमेंट मेकिंग कंपनी होगा इंडिया की जहाँ तक बात है। तो उस लिहाज से ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर रही हैं पूरे अडानी समूह में। एक नया बिजनेस लाइन इन्होंने खोल लिया है अपने लिए, उसमें भी कह रहे हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल होंगे और 5 साल में कैपेसिटी डबल कर देंगे, यानी कि नंबर 1 बनने की और ये साफ तौर पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरी ओर आपको याद होगा कि निफ्टी ने जो निफ्टी 50 के NSE ने जो अनाउंसमेंट किए थे चेंजेस, उसमें अडानी एंटरप्राइजेस की एंट्री हुई है। तो 30 सितंबर से ये निफ्टी 50 का पार्ट हो जाएगा। तो जितने भी इंडेक्स स्पेसिफिक जो फंड्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी है, वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक में देखने को मिली, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि एक महीने में करीब 25% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं। तो वो एक फैक्टर है। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इनका जो ऑस्ट्रेलिया में जो माइनिंग बिजनेस है, जो कि हाई मार्जिन बिजनेस समझा जा रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसकी और जो ये इशारा कर रहे हैं कि इनका वो बिजनेस जो है, वहाँ पे जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है। दूसरी ओर आप देखें, अडानी एंटरप्राइजेस रोड बिजनेस में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है इनको। काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है। HAM प्रोजेक्ट जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली बोलियाँ जीती हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए ग्रुप का बिजनेस बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जो निफ्टी में एंट्री और साथ ही साथ जो ACC अंबुजा का अनुमान से कम कॉस्ट पे जो इनको एक्विजिशन हुआ है, वो मेन रीजन है जिसकी वजह से अडानी एंटरप्राइजेस में इतना सर्च देखने। चलिए, मतलब जिस तरह से स्टॉक्स भाग रहा है उसको अगर हम उस लिहाज से देखा जाए तो जो पिछले शुक्रवार उन्होंने वर्ल्ड में जो 2nd पोजीशन हासिल की है सब, तो शायद आगे हमें जल्दी ये खबर सुनने को मिले कि अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन आज हमने घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखी है, जबकि आशंका है, डर का माहौल है कि कल US फेडरल में 75 बेसिस पॉइंट से लेकर 1% तक की ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। इस डर के बावजूद जो बाजार में आज हम 500-550 पॉइंट्स की उछाल देख रहे हैं सेंसेक्स में, तो उसका क्या मतलब उसका क्या मायने हैं बाजार को लेकर हम देखें तो? वैसे जो डर है वो भारतीय बाजारों पे डर क्यों नहीं दिख रहा है US फेडरल की ब्याज दरों का? देखिए, डर तो ग्लोबल मार्केट्स में भी खत्म हो चुका है और उसका कारण है, देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट की हाइक होगी, उसकी 82% संभावना है कि 75 बेसिस पॉइंट यानी कि 5% से ब्याज दरें कल जब फैसला आएगा फेड का उसमें होता हुआ दिखेगा। 18% ये मान के चल रहे हैं कि 1% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये जो 75 बेसिस पॉइंट है, बाजार इस चीज़ को ज़्यादा फैक्टर इन कर रहा है और ये भाव में डिस्काउंटेड है। क्यों डिस्काउंटेड है? क्योंकि पिछले हफ्ते जब US के महंगाई के नंबर आए थे, CPI महंगाई के, हम कह रहे थे कि 8.1 नंबर आएगा जो घटकर CPI महंगाई का, वो उतना नहीं घटा, 8.3 आया। घटकर आई थी महंगाई लेकिन अनुमान से ज़्यादा आई थी, 8.3 आया था। उसके बाद आप देखिए लगातार 3 दिन तक
गिरावट देखने को मिली थी, और वो आप आंकड़ों में देख सकते हैं। ये जो एफपीआईज के जो कैश सेगमेंट के आंकड़े ही सामने आपके आते हुए दिखेंगे, उसमें आप देखिए 14 सितंबर को करीब 1400 करोड़, 15 तारीख को 1270 करोड़ और 16 तारीख को 3260 करोड़ रुपए की कैश सेगमेंट में बिकवाली थी एफआईआईज की। तो 16 सितंबर यानी शुक्रवार का दिन था, और उसके बाद आप देखिए जो आप कह रहे हैं कि 2 दिन से खरीदारी हो रही है, उसमें कल एफआईआईज का 312 करोड़ का कैश सेगमेंट में खरीदारी का नंबर था। होपफुली आज जिस तरह का हमने मार्केट में रुझान देखा है, तो आज भी नंबर पॉजिटिव आने की उम्मीद है। और कुल मिला के आप सितंबर महीने की बात करें तो 9340 करोड़ रुपए के आसपास का नेट बाइंग का नंबर है अभी तक। नेट अगर इक्विटी की हम बात करें, जो ओवरऑल नंबर होता है, तो उस लिहाज से देखा जाए एफआईआईज भले ही थोड़ा सा बीच में थमे थे, रुके थे, लेकिन अब उनकी ओर से फिर से धीरे धीरे जो खरीदारी है वो लौटती हुई दिख रही है। प्लस वो जो पिछले हफ्ते का फॉल था, उसमें कहीं ना कहीं जो दरें बढ़नी है वो डिस्काउंट हो चुका है, क्योंकि अब 82% लोग ऐसा मान रहे हैं कि 5% ब्याज दरें बढ़ेंगी। अगर 5% से ज़्यादा बढ़ती हैं फिर हो सकता है कि मार्केट में दोबारा चिंता बढ़े, नहीं तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भाव में हैं। और हमारे जहाँ तक क्रूड और करेंसी की बात है, करेंसी अभी भी 80 के ऊपर नहीं जा रही है। आरबीआई के जो एफर्ट्स है लगातार जारी हैं, और क्रूड भी आप देखिए अब 92 का ऊपर का सीलिंग बन चुका है, यानी कि 92 के ऊपर जाने को क्रूड तैयार नहीं है। तो वो एक हमारे लिए पॉजिटिव है। अगर 90 के आसपास मेंटेन भी करता है तो हमारे लिए राहत की बात है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजारों को अभी भी लुक्रेटिव बना रहे हैं। और दूसरी ओर यूएस के मार्केट्स या ग्लोबल मार्केट्स भी आप देखिए, उसमें वापस जो खरीदारी है, बड़ी जो गिरावट हुई थी पिछले हफ्ते, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली, तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम कल की जो मेन कल का दिन है वो यूएस फेडरल पे डिपेंडेंट है, तो कल के लिए हम बाजार में क्या ट्रेंड आने की या क्या ट्रेंड देखने को हमें मिल सकता है और किन ट्रिगर्स पर हमें नज़र रखनी चाहिए? देखिए, ट्रेंड इसी बात पे निर्भर करेगा कि फेड का जो फैसला आता है उसमें क्या 5% या उसके ऊपर ब्याज दरें बढ़ती हैं, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ना ये तो लगभग तय ही है, लेकिन कितनी बढ़ती हैं। अगर 5% बढ़ती हैं तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे जितना बाजार ने अनुमान किया था, अगर उससे ज़्यादा बढ़ती है फिर देखना होगा कि कमेंट्री किस तरह की आती है फेड चेयरमैन की, क्या वो बोलते हैं कि अभी, क्योंकि आप देखिए अब आज भी ऐसी खबरें निकल के सामने आई कि रिसेशन का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं आरबीआई की ओर से, वर्ल्ड बैंक की ओर से भी एक रिपोर्ट आई है, बाकी एजेंसीज भी हाईलाइट कर रही हैं कि अगर इतनी तेज़ी से सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अगर दरें बढ़ाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उसका ग्रोथ के ऊपर असर आएगा, तो वो रिसेशन के रूप में बदल सकता है। अब जहाँ तक ट्रिगर्स की बात है, तो फेड के फैसले के बाद बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी बैठक है वो 22 तारीख को आएगी, और बैंक ऑफ इंग्लैंड इनके भी पॉलिसी का डिसीजन आना है। माना यह जा रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से भी कई सालों में बहुत तेज़ बढ़ोतरी जो है 5% के आसपास की बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से भी देखने को मिल सकती है। लेकिन बड़ा फैक्टर तो यही है कि कल जो फेड का फैसला आएगा उसी पे दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। और उसके बाद आप 23 तारीख को देखेंगे तो यूएस और यूके जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनके सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिट पीएमआई के जो आंकड़े हैं ये भी आएंगे। तो ये कुछ बड़ा डेटा पॉइंट्स हैं और इवेंट्स हैं जिसके ऊपर बाजार मोस्टली डिपेंड करेंगे। आप चलिए, कल हम ये पूरे तरह से जो मार्केट है वो यूएस फेडरल पर ही डिपेंडेंट है, और कल ही हम फिर बात करेंगे यूएस का जब डिसीजन आ जाएगा, शायद उससे पहले हमारे बाजार बंद हो चुके होंगे। हाँ, तो परसों हमारा जो पूरा इफेक्ट है वो कल नहीं परसों ज़्यादा देखने को मिलेगा बाजार में। तो ऐसे ही बाजार से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप बने रहें Money9 के साथ। आप अपने एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर हमारा Money9 ऐप अवेलेबल है, आप उसे तुरंत डाउनलोड करें और हमेशा हमारे साथ बने रहें। आपका धन्यवाद।